आए ऑनलाइन बच्चे अभी? चलिए आ जाएंगे। आप सभी का पुनः रॉयल इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। आज थोड़े कुछ टेक्निकल इश्यूज तो नहीं बोल सकते, कुछ आवश्यक काम होने की वजह से हमारे जो हरीश सर हैं वो आज नहीं आ पाए हैं, तो एग्रोनॉमी की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान प्री पीजी के सिलेबस में एक लाइन आपके लिखा हुआ है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। राजस्थान प्री पीजी में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज के बाद एक वर्ड लिखा हुआ है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। देखो, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को लिखने से पहले इसको हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर फॉर देयर इकोनॉमिक पर्पस लाइक फूड, फाइबर, फ्यूल। यानी क्रॉप जो है, यानी हिंदी में से फसल कहा जाता है पौधों का वह समूह जो कि किसान के द्वारा अपनी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे कि वो हो सकता है भोजन के लिए, रेशे के लिए या ईंधन के लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। सेकंड वर्ड है आपका रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को हम अप्लाई करते हैं तो उसका जब यूटिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू कहा जाता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेजिंग करना है, उसका क्या करना है? प्रबंधन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में जो भी उसके स्टेबल्स बच जाते हैं, जो भी उसके रेजिड्यू बच जाते हैं, उनका हम किस तरीके से मैनेजमेंट करें या इस मैनेजमेंट की स्टडी जिस चैप्टर के अंदर हम करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। ये चीज क्लियर हुई? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर आने से पहले मैं आपको एक प्लांट का फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, इस प्लांट की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो इसका एक स्टेबल्स वाला पार्ट बचता है जिसे हम बोलते हैं डंठल वाला पार्ट। ठीक है, ये डंठल वाला पार्ट जो है वो इजीली जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इजीली क्या नहीं हो पाता है? डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसका रीजन क्या है? पहली चीज ये, अगर इजीली डिकम्पोज नहीं होगा तो इससे क्या नुकसान होंगे, इसको किस तरीके से हम फास्ट डिकम्पोजिशन करें, इस चैप्टर के अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको प्लांट दिखाई दे रहा है। इस प्लांट की हार्वेस्टिंग के करने के बाद में, हार्वेस्टिंग के बाद में यहां पर क्या बचते हैं? रेजिड्यू बचते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अवशेष कहा जाता है। क्लियर है? ये रेजिड्यू अगर डिकम्पोज होंगे, ये रेजिड्यू अगर डिकम्पोज होंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। यदि ऑर्गेनिक मैटर सोइल में अगर ज्यादा है तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है? उससे सोइल के अंदर एरेशन बढ़ता है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ती है क्योंकि माइक्रोब्स को भोजन मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने से CO2 निकलती है तो सोइल के अंदर एसिडिक कंडीशन डेवलप होती है, सोइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है। रीजन क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड निकलेंगे और वो क्या करेंगे? पार्टिकल्स को एग्रीगेट करने का काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस ऑर्गेनिक मैटर के कई सारे फायदे किसको मिलते हैं? सोइल को मिलते हैं। लेकिन हमारे बीच में क्या आ रहा है? रेजिड्यू आ रहा है। यहां तक क्लियर है? अगर इस रेजिड्यू की बात करूं तो कौन सी क्रॉप में सबसे ज्यादा रेजिड्यू मिलते हैं? तो याद रखना कि सीरियल जो क्रॉप्स है, कौन सी क्रॉप? सीरियल्स क्रॉप में सबसे ज्यादा क्या होता है? रेजिड्यू। उसके बाद में सेकंड आता है आपका शुगर केन। ठीक है, मैक्सिमम रेजिड्यू कौन सी क्रॉप में होता है? मैक्सिमम रेजिड्यू किसमें होता है? सीरियल्स में। क्लियर हुआ? ये चीज अगर जनरली पूछा जाए कि मैक्सिमम रेजिड्यू कौन सी क्रॉप में है तो सीरियल्स है। सेकंड नंबर पे क्या है? शुगर केन। यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेजिड्यू अकेयर ड्यू टू विच क्रॉप, विच क्रॉप, पर्टिकुलर क्या दिया जाए? क्रॉप का नाम दिया जाए तो क्या होगा? राइस होगा या शुगर केन होगा? शुगर केन होगा। क्या होगा? शुगर केन। क्लियर हुआ? यदि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सीरियल्स में, किसमें? सीरियल्स में कौन सी क्रॉप का रेजिड्यू सबसे ज्यादा होता है तो किसका होता है? राइस का। इन सीरियल्स मैक्सिमम क्रॉप रेजिड्यू किसकी वजह से होता है? राइस की वजह से। ये 3 पॉइंट क्लियर है क्या? सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम रेजिड्यू जनरली पूछा जाए तो किसका? सीरियल्स का। सीरियल्स अगर मैं बात करूं तो सीरियल्स जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? रोमन लैंग्वेज का वर्ड है।
जो किससे लिया गया है, सीरीज से लिया गया है। सीरीज का मतलब क्या होता है, गॉडेज ऑफ ग्रेन होता है। क्या होता है, गॉडेज ऑफ ग्रेन यानी अन्न की देवी। सीरियल्स यानी ऐसे क्रॉप प्लांट्स जो किस में रिच होते हैं, स्टार्च में, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या हो, रिच हो। तो ऐसे क्रॉप प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स कहा जाता है। सीरियल्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, रोमन। किस वर्ड से लिया गया है, सीरीज, जिसका मतलब क्या होता है, गॉडेज ऑफ ग्रेन यानी अन्न की देवी। और ऐसे क्रॉप प्लांट ये जिनके सीड किस में रिच हो, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट में रिच होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स कहा जाता है। चाहे आप व्हीट की बात करो, चाहे आप मेज की बात करो, चाहे आप राइस की बात करो, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है 67% तक पाया जाता है, 67 से 70% तक पाया जाता है। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, सीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं। जबकि सुगर केन बिलोंग करता है ग्रेमिनी फैमिली से, पोएसी फैमिली से, लेकिन मेनली इसका पर्पज क्या है, सुगर इंडस्ट्री के लिए इसको मेनली ग्रो किया जाता है, यानी केस क्रॉप के रूप में किसको लगाया जाता है, हमारे सुगर केन को। यहां तक समझाने का यही है कि मैक्सिमम रेजिड्यू कौन सी क्रॉप्स में होते हैं, सीरियल्स में। सेकंड नंबर पर सुगर केन में। यदि जनरली क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम रेजिड्यू अकेयर ड्यू टू द विच क्रॉप, तो कौन सा जाएगा, सुगर केन। अगर सीरियल्स में पूछा जाए तो क्या जाएगा आपका, राइस। ये चीज क्लियर हुई क्या, चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड किधर जाएगा, ओके, यहां तक आप ये चीज क्लियर है। अब आपने एक नाम सुना होगा, CN रेशो, पढ़ा दिया क्या किशन सर ने, CN रेशो। सीएम का तो नाम सुना है आपने, चीफ मिनिस्टर। CN का मतलब क्या होता है, चतुर्नाथ, नहीं। देखो देखो, अभी मैंने कहा कि कोई क्रॉप प्लांट है, उस क्रॉप प्लांट की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद फील्ड पर क्या बचता है, केवल उसके स्टेबल्स बचते हैं, यानी उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इन रेजिड्यू के अंदर, पर्टिकुलर रेजिड्यू के अंदर CN यानी कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों का रेशो आ रहा है, मतलब अनुपात क्या है, कितना कार्बन है और कितना नाइट्रोजन है, किसमें, किसके अंदर, रेजिड्यू के अंदर। तो वो उस रेजिड्यू का क्या कहलाता है, CN रेशो कहलाता है। कार्बन नाइट्रोजन क्वांटिटी ऑफ एन रेजिड्यू इज कॉल्ड एज द CN रेशो ऑफ दैट रेजिड्यू। यानी किसी भी अवशेष के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, उसका क्या कहलाता है, CN रेशो कहलाता है। ये चीज समझ में आई क्या, क्लियर है। पहले एक बार समझना, उसके बाद हम लिखेंगे। अभी इसमें चलने देते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, आपने दो टर्म का नाम सुना होगा, एक होता है मिनरलाइजेशन। क्या होता है, मिनरलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है आपका इमोबिलाइजेशन। एक होता है मिनरलाइजेशन और एक क्या होता है, इमोबिलाइजेशन। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, मिनरल क्या होते हैं, मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। किशन सर ने आपने पढ़ाया होगा कि रॉक्स होती है जो कि नेचुरली अकेरिंग होती है, सॉलिड मास होती है, फिर जब उन रॉक्स के अंदर वेदरिंग होता है तो मिनरल बनता है। और मिनरल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन उनका होता है। और मिनरल्स जब ब्रेक होते हैं तो उनसे एलिमेंट्स निकलते हैं, और जो एलिमेंट प्लांट के नरिशमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और उन न्यूट्रिएंट्स में से भी कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जिनकी डिफिशियंसी अगर प्लांट में हो जाती है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है। और ऐसे न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मिनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पर, मिनरल बनेगा। मिनरल अगर बनेगा तो मिनरल किस फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। इनऑर्गेनिक नेचर है तो क्या बनेगा हमारा, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा। किससे बनेगा, ऑर्गेनिक से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मिनरलाइजेशन। क्लियर हुआ। मिनरलाइजेशन क्या है कि ऑर्गेनिक पदार्थ से या कार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनिजीकरण कहलाता है या मिनरलाइजेशन कहलाता है। क्लियर हुआ। इस मिनरलाइजेशन का जस्ट उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा कि इनऑर्गेनिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक बनेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इमोबिलाइजेशन कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई क्या, मिनरलाइजेशन क्या होता है और इमोबिलाइजेशन क्या होता है, क्लियर है।
मिनरलाइजेशन यानी मिनरल का बनना, और हम जानते हैं मिनरल किस नेचर का होता है, इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, यानी ऑर्गेनिक से क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरलाइजेशन। जबकि इमोबिलाइजेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ मिनरलाइजेशन, यानी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्जन, क्या कहलाता है, इमोबिलाइजेशन। ये चीज क्लियर है। आगे मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए किसी क्रॉप का जो रेजिड्यू है, उस रेजिड्यू का CN रेशो, CN रेशो का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा यदि 20:1 से अगर ज्यादा है तो उसके अंतर्गत क्या होता है, उसमें क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है, सॉरी 20:1 से अगर कम होती है तो उसमें क्या होगा, मिनरलाइजेशन, और 30:1 से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। यदि रेजिड्यू के अंदर CN रेशो की मात्रा 20 से 30:1 है, इन दोनों के बीच की है, तो यहां पर बोथ क्या क्या होगा, आपका मिनरलाइजेशन भी होगा और इमोबिलाइजेशन भी होगा। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को, यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक अभी तक हमने ये समझा कि रेजिड्यू जो होता है उसके अंदर CN रेशो के बेसिस पे हम दो टर्म में बोल सकते हैं। यदि CN रेशो 20:1 से कम है, यानी 20 कार्बन है 1 नाइट्रोजन है, तो वहां पर क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। यदि कार्बन की मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा कम है, तो वहां पर क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। और 20 से 30:1 के बीच में है तो वहां पर क्या होगा, बहुत। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि 20:1 से अगर कम है तो यहां पर तो मिनरलाइजेशन हो रहा है, लेकिन 30:1 से अगर ज्यादा है तो यहां पर क्या हो रहा है, इमोबिलाइजेशन। इसके पीछे का रीजन क्या है, उस रीजन को हम समझते हैं। देखो, मैंने आपको कहा कि यदि किसी रेजिड्यू का CN रेशो 30:1 से क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। यदि किसी रेजिड्यू का CN रेशो 20:1 से अगर कम है तो यहां पर क्या होगा, मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि कोई ऑर्गेनिक फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होगी, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। यही है इमोबिलाइजेशन का, हो गया इनऑर्गेनिक फॉर्म में कोई प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म में। यहां तक आप लोगों को क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि 30:1, यानी यहां पर कार्बन कितना है, 30 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहां पर कार्बन कितना है, 20, नाइट्रोजन कितना है, 1। यदि मैं दोनों में कंपैरिजन करूं तो किसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, दोनों में बराबर है, लेकिन यहां कार्बन के रिलेशन में अगर मैं देखूं तो किसके पास नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा है, किसके पास ज्यादा है, समझो यार, किस में ज्यादा है, मिनरलाइजेशन में। कार्बन के रिलेशन में पूछा जा रहा है। यहां कार्बन कितने हैं, 20 है, यहां कार्बन कितने हैं, 30 है, नाइट्रोजन बली से 1 यहां पर भी है, नाइट्रोजन 1 यहां पर भी है, लेकिन हम रिलेशन किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के रिलेशन में नाइट्रोजन कहां पर ज्यादा है, इस वाली जगह पर। यहां पर कार्बन के रिलेशन में नाइट्रोजन क्या है, कम है। तो जैसे ही हम ऐसे रेजिड्यू जिसका CN रेशो मोर देन 30:1 होता है तो उसके अंदर क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। समझ में नहीं आया, ऑनलाइन वालों है, सेट्स आई नहीं, ऑनलाइन जो बच्चे उनको समझ में आ रहा है क्या, आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है, चलो तुम्हें यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास में जो है 1 लीटर दूध है, ठीक है, और एक जगह शुगर 50 ग्राम है, इधर भी 1 लीटर दूध इधर है और 1 लीटर ही दूध इधर है, ठीक है। यहाँ चाय की पत्ती आपके पास 200 ग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर भी 200 ग्राम है, सॉरी 500 ml और 200 ग्राम। तो अगर इनमें रिलेशन देखा जाए तो कहां पर चाय की पत्ती ज्यादा अवेलेबल होगी, इस जगह। मतलब कुल मिला के कैसे भी आपको समझना है, ठीक है, समझाने का तरीका थोड़ा गलत। चलो तुम तो ये चीज समझे क्या यहाँ तक, एक बार बताओ, ठीक है। ऐसा रेजिड्यू जिसका CN रेशो क्या है, 30:1 से ज्यादा है, उसको अगर हम सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, किस में डालते हैं, सोइल में डालते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सबसे बेस्ट रीजन ये है कि मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा क्या है,
कम है। और हम जानते हैं कि सोइल के अंदर कौन से जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के भी क्या होते हैं, ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं। और टिश्यूज फॉर्मेशन में किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पर नाइट्रोजन कम मात्रा में है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, कम मात्रा में, तो जितनी भी नाइट्रोजन है उसका यूज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें कर लेंगे, अपने टिश्यूज फॉर्मेशन में कर लेंगे। और टिश्यूज फॉर्मेशन में कर लेंगे तो आगे एनर्जी के रूप में यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा। तो फार्मर को यह सलाह दी जाती है कि ऐसे रेजिड्यू जिनका रेशो, जिनका सीएन रेशो 30:1 से अगर ज्यादा हो, और वो अपने डिकम्पोज, जो भी रेजिड्यू उनका डिकम्पोजिशन अगर फास्ट करवाना चाहता हो, तो उसके लिए 20 से 25 केजी नाइट्रोजन जो है उसे स्टार्टर डोज के रूप में डालना होगा। समझ में आया? ऐसे रेजिड्यू जिनका सीएन रेशियो कितने से ज्यादा हो, 30:1 से ज्यादा हो। 30:1 से ज्यादा यानी कार्बन यहां पर क्या है, ज्यादा है, नाइट्रोजन यहां पर क्या है, कम है। इनको जब हम सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिनका सीएन रेशियो कितना है, 30:1 से ज्यादा है, सोइल के अंदर कौन रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने टिश्यूज फॉर्मेशन में किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर जितनी भी अवेलेबल नाइट्रोजन है उसका यूटिलाइजेशन किसने कर लिया, माइक्रोब्स ने कर लिया। या फिर जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में थी उसका भी यूटिलाइजेशन किसने कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कर लिया। जब नाइट्रोजन का यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्दर इनको अपना मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फर्दर इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, गुणन करना होगा। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बनाना चाहेगा तो किसकी आवश्यकता रहेगी, नाइट्रोजन की आवश्यकता रहेगी। जब नाइट्रोजन की आवश्यकता रहेगी, ये चीज समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या कहा, इनऑर्गेनिक फॉर्म से ऑर्गेनिक फॉर्म। इनऑर्गेनिक फॉर्म हो गया जैसे कि नाइट्रेट है या अमोनिकल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसका यूटिलाइजेशन किया, किसमें किया, टिश्यू के निर्माण में किया। टिश्यू के निर्माण में जाएगा तो प्रोटीन के रूप में जाएगा, और प्रोटीन क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑर्गेनिक फॉर्म में हुआ। क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी तो किसानों को क्या सलाह दी जाती है कि यदि उन्होंने ऐसी क्रॉप का कल्टीवेशन किया है जिसके क्रॉप का रेजिड्यू का सीएन रेशियो 30:1 से ज्यादा होता है, तो नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग से पहले उन्हें स्टार्टर डोज के रूप में कितना नाइट्रोजन देना है, 20 से 25 केजी नाइट्रोजन देना है। क्यों देना है, जैसे ही फील्ड के अंदर हम 20 से 25 केजी नाइट्रोजन देंगे, यहां पर उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करेंगे। नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करेंगे तो टिश्यू फॉर्मेशन ज्यादा होगा, टिश्यू फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो प्रोटीन जो है इनको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो ये क्या करेंगे, जल्दी जो है इस रेजिड्यू को डिकम्पोज करेंगे। क्लियर हुआ क्या? ये चीज समझ में आई क्या? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि यदि सीएन रेशो 20:1 से कम है तो वहां मिनरलाइजेशन होता है, यदि सीएन रेशो 30:1 से अगर ज्यादा होता है तो वहां इमोबिलाइजेशन होता है। दोनों के बीच में है तो दोनों चीजें चलती रहेंगी। एक बार ये चीज लिखो, आगे हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालना क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा ना, एक बार हेडिंग डालो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। बीस से 30:1 में मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन कितना होगा, ये दोनों सेम चलेंगे भाई, ये दोनों प्रोसेस जो है वो सेम चलेगी। अभी हम बात करेंगे, एक बार आप हेडिंग डाल लिया क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट लाइन लिखना मैक्सिमम रेजिड्यू इन सीरियल्स देन ग्रेटर देन सुगर केन। ये फर्स्ट लाइन लिख लो, मैक्सिमम रेजिड्यू अकेयर इन सीरियल्स फॉलोवेड बाय सुगर केन। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में होता है, सीरियल्स में, उसके बाद सुगर केन में। सीएनपी रेशियो सब बताते हैं, अभी सीएनपीएस रेशियो बताते हैं। एक सेकंड ये लिखो पहले। हाँ बोलो, अभी कवर करते हैं, एक बार और उसको समझाऊंगा, एक सेकंड इसको लिखो। मैक्सिमम रेजिड्यू अकेयर इन सीरियल्स फॉलोड बाय सुगर केन, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या सिंपल लाइन ये लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड लाइन लिखना मैक्सिमम रेजिड्यू अकेयर ड्यू टू विच क्रॉप। अगर ऐसे पूछा जाए तो सुगर केन राइट आंसर होगा।
मैक्सिमम रेजिड्यू अकेयर ड्यू टू विच क्रॉप? शुगर केन, ठीक है। शुगर केन और राइस दोनों ऑप्शन में हो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्रॉप अगर मेंशन दिया हो तो आपको शुगर केन करना है, अगर सीरियल्स अगर आपको दिया हो तो राइस करना है, ठीक है। वहां पर शुगर केन ही राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद में लिखना लिख लिया क्या? चलो इसके बाद में लिखना मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक, ठीक। इमोबिलाइजेशन में लिखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ भाई बात नहीं यार। ये दोनों पॉइंट्स लिखो एक बार, ठीक है। क्या? अच्छा नेक्स्ट स्लाइड, हाँ हाँ लिखवा रहा हूँ। मजाक नहीं रहे, लिखा ये दयाराम, हैं? दयाराम में क्या नाम है? बिया राम, आवाज नहीं, आवाज नहीं। लिख लिया? अरे लिख रहा है क्या कर रहा है तू, हैं? सी एन रेशो, इसी तरीके से सीपी रेशो है। अलग अलग बुक में ये अलग अलग मेंशन किया हुआ है, कहीं 200 से 400 का रेशो दिया हुआ है, कहीं 200 से 300 का दिया हुआ है। एक बार अपन 200 से 400 वाला लिखते हैं, फिर अगर कहीं गलत होगा तो एक बार करेक्ट करवा देंगे, ठीक है।
हाँ, सीपी रेशो का मतलब क्या हो गया, किसी रेसिड्यू के अंदर कार्बन और फॉस्फोरस का रेशो कितना है। हाँ, मोर देन 400, ये वाला। कौन सा? 200 से 400:1, यानी 200 से 400 के बीच में कार्बन हो और एक फॉस्फोरस हो, तो यहाँ पर दोनों चीजें होंगी। ये 400 से अधिक है भाई, मोर देन 400। क्या? अच्छा, 400:1 नहीं। क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी दोस्त को दिक्कत आती है तो दोस्त को पता लगता है, देखा नहीं जाता। बेटा, जिसकी दिक्कत जिसकी कोई पता लगती है कि नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते हैं, नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते हैं, ठीक है, खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते हैं। नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते हैं, खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते हैं। जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें ही लाशें, जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें ही लाशें, उस मंदिर में दर्शन देने फिर कभी श्री राम नहीं आते। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से तुम अभी जो कर्म करोगे, जो पढ़ाई करोगे, उसी का फल तुम्हें मिलेगा। तुम यहाँ पर अगर चाहो कि नीम लगा रहे और आम की चाह रखो तो वो मुश्किल है, ठीक है? या सुनाने के लिए कवि है, कुमार विश्वास बनूं क्या? है? क्या नाम है तेरा? हुडा? दीपक हुडा का भाई है क्या? चलो एक बार ये लिखो, ये लिख लिया। चलो आगे लिखते हैं। देखो, रेजिड्यू के बारे में हमने बात किया। रेजिड्यू का जो डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बन कितना प्रतिशत होता है, 45%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 30%, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 5%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 5%, ठीक। क्लियर है? इस ऑर्गेनिक मैटर का भी फर्दर जब डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर का भी फर्दर जब डिकम्पोजिशन होता है तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है ह्यूमिक सब्सटेंसेस और एक होते हैं आपके नॉन ह्यूमिक, ठीक। क्लियर है? क्लियर तो तुम्हें यस होता है ना? चलिए, ह्यूमिक सब्सटेंसेस की जब मैं बात करता हूं तो इन ह्यूमिक सब्सटेंसेस के अंदर इनका कलर जो है येलो, ब्राउन या फिर डार्क कलर होता है। इसके अंदर 3 ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन होता है फ्लूविक एसिड। क्या होता है? फ्लूविक या फ्लूविक सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं, फ्लूविक सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकंड होता है आपका ह्यूमिक एसिड, ठीक है। थर्ड होता है आपका ह्यूमिन। इन तीनों के बारे में सुना है क्या आपने? चलिए, अगर हम बात करें फ्लूविक एसिड की, अगर हम बात करें फ्लूविक एसिड की, तो फ्लूविक एसिड का मोलिकुलर वेट की अगर हम बात करें, मोलिकुलर वेट क्या होता है? लो। इसका मॉडरेट और इसका क्या होता है? हाई होता है। जिसका मोलिकुलर वेट, जिस सब्सटेंसेस का मोलिकुलर वेट लो होता है, उसके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर का अटैक ज्यादा होता है। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का अटैक किस पर होगा? फ्लूविक एसिड पर, ह्यूमिक पर या ह्यूमिन पर? किस पर होगा? किस पर होगा? जिसका ऑर्गेनिक, जिसका मोलिकुलर वेट कम, उस पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक क्या होगा? ज्यादा होगा।
इसमें जो है लेस देन फ्लूविक एसिड, ठीक है, और इसमें जो है ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल अटैक के, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट क्या है? हाई है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि फ्लूविक, ह्यूमिक और ह्यूमिन में किसका मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होता है, तो किसका होता है? ह्यूमिन का। फिर सेकंड नंबर पर ह्यूमिक का। सबसे कम किसका होता है? फ्लूविक का। क्लियर है? तीनों में से सबसे ज्यादा माइक्रोबियल अटैक किस पर होता है? फ्लूविक पर। सबसे रेजिस्टेंस कौन सा है? ह्यूमिन। ये चीज क्लियर हुई। अब 2 चीजें होती है, आपने प्रॉब्लमेटिक सोइल अगर सर ने पढ़ाया हो तो उसमें आपको 2 चीजें बताई थी, एक एल्कली सोइल होती है और एक आपकी एसिड सोइल होती है, ठीक है, एक एल्कली सोइल होती है और एक एसिड सोइल होती है। इसी तरीके से जो सॉल्यूशन होता है उसकी नेचर भी पीएच के बेसिस पे 2 टाइप्स की होती है, एक एसिडिक सोल्यूबल और एक हो जाएगा आपका एल्कली सोल्यूबल, ठीक है। तो इन तीनों में से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फ्लूविक, ह्यूमिक और ह्यूमिन में कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जो एसिड और एल्कली दोनों में क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। पहली चीज, कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि इनसोल्यूबल होता है, और कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है दोनों में सोल्यूबल होता है। तो पहले हम ये याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है जो आपके एसिड में और एल्कली दोनों में क्या होता है? सोल्यूबलाइज होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है वो दोनों में क्या होगा? सोल्यूबलाइज होगा। होता क्या है कि राजनीति के अंदर जिसके सबसे कम सीटें होती है वही दूसरे के साथ क्या करती है? गठबंधन करती है। जैसे आरएलपी है या और भी कोई पार्टी है, तो वो क्या करेगी? मेन पार्टी के साथ क्या करेगी? गठबंधन करेगी। तो सबसे कम कौन है? फ्लूविक सब्सटेंसेस है। तो फ्लूविक सब्सटेंसेस है तो इसके अंदर ये किसके अंदर सोल्यूबल होगा? सोल्यूबल इन बोथ। कौन कौन सा? एल्कली एंड एसिड। क्लियर हुआ? दोनों में कौन सोल्यूबल नहीं होगा? इनसोल्यूबल, जिसका मोलिकुलर वेट क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा सब्सटेंसेस जो कि एल्कली में तो सोल्यूबल होता है लेकिन एसिड में क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। तो हम तो क्या हैं? अकेले हैं। हम तो क्या हैं? अकेले हैं, ठीक है। यानी ह्यूमिक, यानी क्या हो गया? हम अकेले, यानी किसमें सोल्यूबल होगा? ओनली, ओनली सोल्यूबल इन एल्कली। क्लियर है? बट इनसोल्यूबल इन किसमें? इनसोल्यूबल इन एसिड। तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लूविक, ह्यूमिक और ह्यूमिन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के ह्यूमिक सब्सटेंसेस है या नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस है? तो कौन से हैं? ह्यूमिक सब्सटेंसेस है। क्लियर हुआ? इनमें से किसका मोलिकुलर वेट सबसे कम होता है? तो फ्लूविक का। मॉडरेट किसका होता है? ह्यूमिक का। सबसे कम किसका होता है? ह्यूमिन का। जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक क्या होता है? ज्यादा होता है। सबसे कम या रेजिस्टेंट जो है वो कौन होता है? ह्यूमिन होता है। क्लियर है? कौन सा सब्सटेंसेस है जो एसिड और एल्कली दोनों में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। तो कौन है वो? फ्लूविक एसिड। कौन जो है वो इनसोल्यूबल होगा? ह्यूमिन। कौन जो है वो एल्कली में तो सोल्यूबल होगा लेकिन एसिड में क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। उसका नाम क्या है? ह्यूमिक। इसमें कंफ्यूजन मत होना। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ह्यूमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमिक जो है वो किसके अंदर सोल्यूबल होता है या किसके अंदर इनसोल्यूबल होता है। तो हम अकेले यानी ह्यूमिक, अकेला यानी एल्कली के ही अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है, जबकि एसिड के अंदर क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। ये तीनों चीजें मिलकर, फ्लूविक, ह्यूमिक और ह्यूमिन मिलकर क्या बनाती है? ह्यूमस का फॉर्मेशन करती है। किसको बनाते हैं? ह्यूमस को। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमस किस किस से मिलकर बना होता है? फ्लूविक से, ह्यूमिक से और ह्यूमिन से क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। इस ह्यूमस के अंदर 40 से 45% जो है क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है। और लगभग 30 से 33% तक इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। इस वजह से इस ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ह्यूमस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 40 से 45% लिग्निन होता है और 30 से 33% क्या होता है? प्रोटीन होता है। आपने कभी अगर फिजियोलॉजी पढ़ा होगा तो उसके अंदर बताया होगा कि किसी प्लांट के अंदर ज्यादा लिग्निन की अगर मात्रा होती है तो उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक जो है क्या होता है? कम होता है। लिग्निन क्या सॉलिडिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो ह्यूमस के अंदर 40 से 45% लिग्निन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ह्यूमस जो है वो माइक्रोबियल अटैक के प्रति क्या होता है? रेजिस्ट होता है।
अभी केवल हमें ये याद रखना है कि ह्यूमस के अंदर लिग्निन कितना होता है और प्रोटीन कितना होता है। एक बार लिखिए आप, ऑर्गेनिक मैटर करके इस तरीके से हेडिंग डालिए। ऑर्गेनिक मैटर करके एक हेडिंग डालिए। ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन 45%। देखो आपने एक चीज और सुनी होगी, ये जनरल आइडिया है ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो आपने एक वेमलेन फैक्टर का नाम सुना होगा, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन कितना होता है, 58 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन ये जनरल रिकमेंडेशन है जो किसी एक बुक में दिया हुआ है। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, वरना इस चीज को ज्यादा कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं। इसमें मेन चीज क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 5% होता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी 3 पॉइंट आप याद ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को अगर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन कितना होता है, 5%। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कहा सोइल इज अ न्यूट्रिएंट बिन, पोषक तत्वों की धानी है? किसने? विटनी ने कहा था। वेरी गुड। और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 5% और लगभग 80% सल्फर जो है किसमें प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर होता है। इस वजह से इसे स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो ह्यूमिक सब्सटेंसेस बनेंगे और नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस बनेंगे। नॉन ह्यूमिक के अंदर आपको याद रखना है जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हो, प्रोटीन रिच हो, फेट रिच हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा और फेट की मात्रा ज्यादा होती है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेस। जबकि ह्यूमिक सब्सटेंसेस येलो, ब्राउन और डार्क कलर के होते हैं, जो 3 हैं। लिखा क्या ये? देखो, फ्लूविक सब्सटेंस है या फ्लूविक एसिड आप इसको लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट इसका लो होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेक ज्यादा होता है। सोल्यूबल इन एल्कली और एसिड, दोनों में सोल्यूबल होता है। ह्यूमिक्स एसिड जो है मॉडरेट मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेस देन फ्लूविक एसिड, इसमें माइक्रोबियल अटैक होता है। ये समझ में तो आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन जो बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? मोहित, सुमित, सोइल साइंस में भी सोइल फर्टिलिटी वाला पार्ट थोड़ा ना पढ़ाया सर ने? नहीं पढ़ाया ना? चलो उसमें और डिटेल से बता देंगे वो। रोहित वर्मा, थोड़ा थोड़ा क्या समझ में नहीं आया भाई रोहित? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, क्या करें? पूरा ही दोबारा समझ, अभी समझाते हैं। अभी एक बार और समझाते हैं रोहित। नेक्स्ट स्लाइड से पहले एक बार समझा देते हैं ना। तो लक्ष्य चावला, फ्लूविक एसिड किसमें सोल्यूबल होता है? 2 मिनट रुको लक्ष्य, एक बार और समझाते हैं। लिख लिया? देखो, सबसे पहली चीज रेजिड्यू आप सभी जानते हैं, क्रॉप की हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद जो उसके स्टेबल्स जो अवशेष फील्ड में बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बोलते हैं।
रेजिड्यू का जब डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो क्या बनते हैं? दो सबस्टांसेस बनते हैं, ह्यूमिक सबस्टांसेस और नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस। पहले नॉन ह्यूमिक को समझते हैं कि ऐसे सबस्टांसेस या ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ह्यूमिक सबस्टांसेस। क्लियर है? इसके बाद में ह्यूमिक सबस्टांसेस, ऐसे सबस्टांसेस जिनको ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर वेट, उनके अणुभार के बेसिस पे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? एक है आपका फ्लूविक एसिड, एक है ह्यूमिक एसिड और एक है आपका ह्यूमिन। सबसे पहले हम इनकी बात कर रहे हैं मोलिकुलर वेट की, तो सबसे कम मोलिकुलर वेट किसका होता है? फ्लूविक एसिड का। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? ह्यूमिक एसिड। और सबसे ज्यादा किसका होता है? ह्यूमिन का। अब मैंने कहा कि जिसका मोलिकुलर वेट सबसे कम, उसके ऊपर माइक्रोबियल अटैक का भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा माइक्रोबियल अटैक किस पर होता है? फ्लूविक एसिड पर। क्लियर है? मॉडरेटली या लेस देन फ्लूविक एसिड पर जो माइक्रोबियल अटैक हो रहा है, उससे कम किस पर होगा? ह्यूमिक एसिड पर। और रेजिस्टेंट कौन होगा माइक्रोबियल अटैक के? ह्यूमिन। क्लियर हुआ? फिर दो चीजें हैं, एक है आपका एल्कली और एक है आपका एसिड। तो एल्कली और एसिड दोनों सॉल्यूशन के अंदर कौन सोल्यूबल होता है? फ्लूविक एसिड। एफ का मतलब क्या है? फ्री। एफ का मतलब क्या है? फ्री। तो ये फ्री है, ये दोनों के अंदर क्या हो सकता है? सोल्यूबल हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ह्यूमिक सबस्टांसेस एल्कली और एसिड सॉल्यूशन दोनों के अंदर सोल्यूबलाइज होता है, तो उसका नाम क्या होगा? फ्लूविक एसिड। क्लियर हुआ? सेकंड है आपका ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड एल्कली और एसिडिक दोनों में से किसके अंदर सोल्यूबल होता है और किसके अंदर इनसोल्यूबल होता है? तो इसको कैसे याद रखना है? हम अकेले यानी हमसे क्या हो जाएगा? ह्यूमिक, अकेले यानी एल्कली, यानी ये केवल किसमें सोल्यूबल होता है? एल्कली सॉल्यूशन के अंदर ही क्या होता है? सोल्यूबलाइज होता है। जबकि एसिड के अंदर क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। क्लियर है? और जिसका मोलिकुलर वेट सबसे हाईएस्ट, जिसके अंदर रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल अटैक है, उसका नाम क्या है? ह्यूमिन। तो ह्यूमिन क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। ये चीज क्लियर है क्या? समझ में आया? एक चीज और लिख लो आप, ह्यूमस, जिसके अंदर 40 to 45% लिग्निन होता है, 30 से 33% प्रोटीन होती है। इस वजह से इस ह्यूमस को लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऐसे लिखना, इन ह्यूमस 40 to 45% lignin and 30 to 33% protein, so known as a lignoprotein complex. लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, लिग्निन यानी लिग्नो जो बड़ा है वो लिग्निन से आया है, लिग्नो, लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। यहां तक समझ में आया? अब एक इस गुड़िया का एक क्वेश्चन था कि जीरो टिलेज के अंदर नाइट्रोजन की जो रिकमेंडेशन होती है वो जनरली 20 से 25 केजी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? यही क्वेश्चन था आपका, इसका भी अपन आंसर देखते हैं। ये लिखा क्या? लिखो आराम से। लिख लिया? चलिए, क्वेश्चन ये है कि जीरो टिलेज में जब हम नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग करते हैं, यानी राइस के बाद किसकी सोविंग करेंगे? वीट की सोविंग करते हैं, तो इस वीट क्रॉप को हम 20 से 25 केजी नाइट्रोजन क्या देते हैं? ज्यादा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बेस्ट रीजन ये है कि जैसे ही हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं, राइस की क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करेंगे। तो राइस की हार्वेस्टिंग करने के बाद फील्ड में क्या बचेंगे? इसके रेजिड्यू बचते हैं। क्या बचते हैं? रेजिड्यू बचते हैं। और इन रेजिड्यू का जो CN रेशियो होता है, राइस का CN रेशियो कितना होता है? 80:1 होता है। कितना होता है? 80:1 होता है। जब CN रेशियो किससे ज्यादा है? 30:1 से ज्यादा है। 30:1 से अगर CN रेशियो ज्यादा होता है, नहीं आया समझ में? कि जीरो टिलेज कहां पर हम फॉलो करते हैं इंडिया में? राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में करते हैं। क्लियर है? राइस की हार्वेस्टिंग होने के बाद किसकी सोविंग करते हैं? व्हीट की करते हैं। व्हीट की सोविंग में 20 से 25 केजी नाइट्रोजन ज्यादा दिया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि राइस की हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या बचेंगे? उसके स्टेबल्स बचते हैं, उसके अवशेष बचते हैं। अवशेष का जो CN रेशियो होता है वो कितना होता है? 80:1 होता है, या मोर देन 80:1 होता है। ये भी क्लियर है? 30:1 से अगर CN रेशियो ज्यादा होता है तो वहां पर इमोबिलाइजेशन होता है या मिनरलाइजेशन होता है? इमोबिलाइजेशन। क्या होता है? इमोबिलाइजेशन।
इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहां तक समझ में आया क्या? अब फील्ड के अंदर मान लीजिए नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में है, अमोनिकल फॉर्म में है या फिर नाइट्रेट फॉर्म में है। तो अमोनिकल या नाइट्रेट फॉर्म का जो इनऑर्गेनिक है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक। यानी ऑर्गेनिक फॉर्म इसकी क्या हुई, प्रोटीन हो गया। क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। अब मान लीजिए यहां पर जो माइक्रोब्स हैं उन माइक्रोब्स को इस रेजिड्यू का क्या करना है, डिकम्पोजिशन करना है। डिकम्पोजिशन करना है तो यहाँ इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ऑर्गेनिक फॉर्म का तो यूज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है तो हम क्या करते हैं, एडिशनल कितना 20 to 25 kg नाइट्रोजन का रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे ही फील्ड के अंदर नाइट्रोजन जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, नाइट्रेट या अमोनिकल फॉर्म में जाएगा। नाइट्रेट और अमोनिकल फॉर्म में जाने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका यूज करेगा। यूज किस लिए करेगा, अपने टिश्यूज के मरम्मत के लिए करेगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज के लिए करेगा। जैसे टिश्यूज बनेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो आपका जो रेजिड्यू है उसका डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। जब राइस का डिकम्पोजिशन अगर फास्ट होगा तो हमारी वीट की जो सोविंग हमने किया है उसका जर्मिनेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां पर जीरो टिलेज फॉलो किया जाता है वहां पर नाइट्रोजन का एप्लीकेशन नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग के पहले कितना हम करते हैं, 20 से 25 केजी नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं। उसका रीजन क्या है अभी हमने पढ़ा है। क्लियर हुआ क्या? और भी अगर इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। क्या ह्यूमिन न्यूट्रल पे सोल्यूबल होगा क्या? देखो ह्यूमिन जो है हाई मोलिकुलर वेट होने की वजह से ये इनसोल्यूबल होता है बोथ एसिड और एल्कली दोनों सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, थैंक यू।